नमस्कार दोस्तों, फटाफट 100 खबरों को जानने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। लोकसभा चुनाव से पहले जीडीपी पकड़ेगी रफ्तार, एसबीआई की रिपोर्ट देख खुश होगी सरकार। बड़ी सफलता लेकिन छोटी सोच, समंदर में भारत की बढ़ती ताकत पर बौखलाया ग्लोबल टाइम्स, कर दी बड़ी तुलना। आदित्य L1 की लंबी छलांग, इसरो के सोलर मिशन ने सौर हवाओं का अध्ययन शुरू किया। 150 से ज्यादा पर जीत को तैयार, एग्जिट पोल आते ही नरोत्तम मिश्रा ने किया बड़ा दावा। पीएम मोदी ने की इजराइल के राष्ट्रपति से मुलाकात, का फिलिस्तीन मुद्दे को जल्द करे समाधान। भारत बना समुद्र का शहंशाह, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद ने फिर लहराया देश का परचम। कहे जो कहना है, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी भाजपा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया जीत का दावा। मध्य प्रदेश में जेपी नड्डा ने शिवराज और सिंधिया के साथ चुनाव नतीजों पर की घंटों मंत्रणा, राजनीतिक कल्याणों में तेज हुई चर्चाएं। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, प्रहलाद जोशी बोले सर्वदलीय बैठक में मिले कई सुझाव। आदित्य L1 को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी, यान का पेलोड करने लगा काम। खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित, 18 फ्लाइट्स को आसपास के शहरों में किया गया डाइवर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। संकट में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता, लोकसभा में सोमवार को पेश होगी रिपोर्ट। तेलंगाना में चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश ने किया नागार्जुन सागर बांध पर कब्जा, पानी छोड़ने पर तनाव। अयोध्या में 320 करोड़ की लागत से श्री राम एयरपोर्ट तैयार, टर्मिनल डिजाइन राम मंदिर जैसा, नाइट लैंडिंग की सुविधा, 22 जनवरी से पहले उड़ानें शुरू होंगी। यूपी के लिए सौगातें, अयोध्या एयरपोर्ट बनकर तैयार, फरवरी से जेवर में उड़ने लगेंगे विमान, आगरा मेट्रो होगी शुरू। निर्दलियों से संपर्क साधने में जुटी भाजपा, वसुंधरा राजे को आलाकमान से मिले निर्देश। बीजेपी की रैली को लेकर शासन ने नहीं दी अनुमति, बंगाल सरकार को फिर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। मतगणना से पहले बीजेपी के दिग्गज नेताओं का ग्वालियर में जमावड़ा, सीएम को लेकर चर्चाएं तेज। भारत बांग्लादेश में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5.6 दर्ज हुई तीव्रता। नासा प्रमुख ने बताई भारत के साथ निशार के लॉन्च की अहमियत, चंद्रयान 3 की सफलता पर दी बधाई। जब सत्ता में थे तब पीडीए की चिंता नहीं हुई, सीएम योगी बोले जातियों को सिर्फ राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है समाजवादी पार्टी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण पत्र भेजना शुरू, 400 से अधिक साधु संत आमंत्रित। मिचोंग तूफान से ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान, एनडीआरएफ की 18 टीम तैनात, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। हमास के खिलाफ इजरायली कार्रवाई तेज, 24 घंटे में 178 फिलिस्तीनियों की मौत, बेल्जियम के पीएम ने कहा रुकना चाहिए नरसंहार। हमास के नेताओं का काम तमाम करेगा मोसाद, इजरायल ने खुफिया एजेंसी को दिया टास्क, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया खुलासा। पीएम मोदी से मिलते ही बदल गया मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू का भारत विरोधी रुख, ऐलान से चकराया चीन। झारखंड में अवामपंथी उग्रवाद से देश होगा मुक्त, बीएसएफ स्थापना दिवस पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मध्य प्रदेश चुनाव में बहुमत के आंकड़ों पर मंथन, अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय की बंद कमरे में हुई मुलाकात, चर्चाओं का बाजार गर्म। गुजरात में अमित शाह बोले कोई राज्य केंद्र सरकार भारत को विकसित नहीं बना सकती, सिर्फ नागरिकों के पास यह शक्ति। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 62,728 के ऑल टाइम हाई पर, चांदी भी 76,000 के पार हुई। मतगणना के दिन रहेगा सुरक्षा का कड़ा पहरा, रडार पर रहेंगे शांति भंग और उपद्रव करने वाले 300 जवान रहेंगे तैनात। नवंबर में जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए, अप्रैल से अब तक सरकारी खजाने में आए 13.32 लाख करोड़। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स फिर घटाया, 6300 रुपए प्रति टन से 5000 रुपए प्रति टन किया। लोकसभा चुनाव 2024 में उतरेंगे अक्षय, कंगना, माधुरी दीक्षित, वीरेंद्र सहवाग का नाम भी चर्चा में। पाक की हर नापाक कोशिश फेल, सुरक्षा बलों ने 3 घुसपैठिए किए ढेर, 36 किलो नशीले पदार्थ बरामद। 250 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में जेके बैंक के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार।
बरामद। उत्तरकाशी टनल से बचाए गए 15 मजदूरों के लिए 1 करोड़ की योजनाएं। सीएम हेमंत सोरेन बोले, खुद करूंगा मॉनिटरिंग। मध्य प्रदेश में नतीजे का काउंटडाउन। बीजेपी और कांग्रेस में दिग्गज नेताओं के साथ लीगल टीम रखेगी नतीजे पर नजर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सोमवार से शुरू होगा सत्र। इंडियन नेवी ने नौसेना जहाज में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर को नियुक्त किया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। पेंशन भोगियों ने 1.15 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार किए। जितेंद्र सिंह ने दी बधाई। मिजोरम विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती 4 दिसंबर को। अमित शाह गुजरात दौरे पर भारत संकल्प यात्रा का करेंगे दर्शन। यूएनएलएफ के साथ शांति समझौते पर बोले सीएम बीरेंद्र सिंह, अगर शुरुआत हुई तो उसका कोई अंत भी होगा। महाराष्ट्र में मराठी साइन बोर्ड को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं का पथराव। सीएम शिंदे से मिले राज ठाकरे। इस साल 112 रोहिंग्या समेत 716 घुसपैठ गिरफ्तार। 23.12 करोड़ का नशीला पदार्थ भी जब्त। व्हाट्सएप ने भारत में रिकॉर्ड संख्या में गलत अकाउंट्स पर लगाया बैन। सीएम योगी ने अयोध्या एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। 15 दिन में हवाई उड़ान शुरू होने की उम्मीद। नागरिक सुरक्षा संहिता, न्याय संहिता, साक्ष्य विधायक। संसद के शीतकालीन सत्र में कई विधायकों पर रहेगी सबकी नजर। इंडिया यूएस संबंधों का जिक्र पर बोले अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बाल्टेन, चीन को बस भारत रोक सकता है। एनडीए की सरकार बनी तो वापस लेंगे शराबबंदी कानून। जीतन राम मांझी ने कहा। नीतीश कुमार स्वाहा। बोधगया आएंगे तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा। अवैध किला में तब्दील इलाका, नो फ्लाई जोन घोषित। छत्तीसगढ़ में धान की खरीद शुरू होते ही सक्रिय हुए बिचौलिए। पिकअप से 50 बोरी धान जब्त। मुंबई में 6 करोड़ की 1,500 से अधिक नकली घड़ियां जब्त। 4 लोग गिरफ्तार। यूरोप और अमेरिका तक पहुंचा चीन का रहस्यमय निमोनिया। कई देशों में मिल रहे मरीज। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन से किनारा करेंगे अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश में चल रही तैयारी। राजधानी में 83 और नए प्रतिष्ठान 24 घंटे चलेंगे। एलजी ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मोटा अनाज के मानकों के विकास पर सराहा गया भारत का प्रस्ताव। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का रास्ता खुला। देर रात दुबई से भारत वापस लौटे पीएम मोदी। यूएई में जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री ने रखे पॉजिटिव पॉइंट्स। मीटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाया 3.7 करोड़ से अधिक खराब कंटेंट। भारत सरकार ने जारी किए नए नियम। फर्जी खबरें फैलाने वाले 9 यूट्यूब चैनलों का भंडाफोड़। प्रधानमंत्री और ईवीएम के बारे में किए थे गलत दावे। 2050 से पहले कार्बन उत्सर्जन खत्म करे विकसित देश। पीएम मोदी बोले, स्वार्थ दुनिया को अंधकार में ले जाएगा। बिहार में आएगी एनडीए की सरकार तो खत्म होगी शराबबंदी। मांझी ने कहा, यदि नहीं होता विधानसभा के अंदर तो नीतीश को अच्छे से देता जवाब। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली तक हजारों युवाओं को खत्म हो जाएगी उम्र सीमा। बीजेपी ने की मांग। 40,000 से अधिक पदों के लिए जारी करे पूरक परिणाम। 2024 के बाद राजनीति में कहीं दिखाई नहीं देंगे नीतीश कुमार। बोले बीजेपी सांसद, बिहार में होगा नया सवेरा, सबको होगी खुशहाली। ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश की 60 पेज की चार्जशीट। संजय सिंह पर लगाए आरोप। अजीत पवार का बड़ा दावा, चाचा की सहमति से शिंदे सरकार में हुआ शामिल। सुप्रिया सुले के खिलाफ प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान। सैनिक फार्म के जंगल में देखा गया तेंदुआ। पुलिस और फॉरेस्ट की टीम पकड़ने में जुटी। समाजवादी पार्टी के लिए जाती है झुंझुना। गरीब किसान, महिला और युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति हमारे लिए सबसे बड़ी जाति। सीएम योगी का बड़ा बयान। चीन के नए वायरस से अमेरिका सतर्क। सीनेटर्स ने राष्ट्रपति बाइडेन से की खास अपील, कहा नहीं करना चाहिए इंतजार। इमरान खान के विरुद्ध आज से आदियाल जेल में होगी सुनवाई। अभी भी जेल में बंद है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। राम जी करेंगे बेड़ा पार। कैलाश विजयवर्गीय की प्रचंड जीत के लिए अखंड रामायण पाठ। जेपी नड्डा ने दतिया के पीताम्बरा पीठ मंदिर में की पूजा अर्चना। पार्टी के जीत के लिए आयोजित विशेष यज्ञ में भी शामिल। भारतीय नौसेना में पहली बार युद्धपोत की महिला अफसर संभालेंगे कमान। नौसेना अध्यक्ष बोले, ये समय की मांग। जलवायु परिवर्तन पर पीएम मोदी ने विकसित देशों को दिखाया आईना। कार्बन उत्सर्जन कम करने की मांग।
दुबई के COP28 समिट के उद्घाटन में पीएम मोदी का जलवा, मंच पर बैठने वाले थे अकेले राष्ट्राध्यक्ष। दुबई में हो गई पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, लापता हो गए पाकिस्तान पीएम। पाकिस्तान में सिख श्रद्धालुओं से लूट को लेकर SGPC ने खड़े किए सवाल, कठोर कार्रवाई की मांग। सदीकाबाद में कृष्ण मंदिर को तोड़कर मदरसा बनाने का वीडियो वायरल, शुरू हुआ विवाद। 730 दिन में पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर नहीं बचेगा कोई छिद्र, बॉर्डर होंगे 100% सुरक्षित। दूसरे सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में भारी बढ़ोतरी, कंगाल पाकिस्तान को भी मिली राहत। चीन का बुखार, अमेरिका भी बीमार, कोरोना के बाद खतरनाक वायरस से मचा हड़कंप। चीन में रियल एस्टेट संकट ने दिखाना शुरू किया असली रंग, गायब होने लगे बड़े अधिकारी। चीन पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की तैयारी, बच्चों में रहस्यमय बीमारी फैलाने के बाद अमेरिका में उठी मांग। वाराणसी में 12 दिसंबर को सांसद रोजगार मेला, 221 से अधिक कंपनियां लेगी भाग, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। लखनऊ में सीट के विवाद में फाइट, 2 घंटे लेट हुई एयर इंडिया की फ्लाइट, यात्रियों ने काटा हंगामा। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के ओबीसी राग से भाजपा में मजबूत हुए शिवराज सिंह चौहान। यूक्रेन के खिलाफ जंग के बीच पुतिन का बड़ा आदेश, रूसी सेना में शामिल होंगे 1,70,000 सैनिक। आज के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े होंगे, बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। आगरा में भीषण आग, गुरुद्वारा गुरु का ताल पर ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, 5 सवारियों की मौत, हादसा देख कांप उठे लोग। देश में लगातार बढ़ रहा है पावर कंजप्शन, नवंबर में 8% से ज्यादा बढ़ी बिजली की खपत। जानते कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। पीएम मोदी ने COP33 भारत में होस्ट करने के लिए रखा प्रस्ताव, कहा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर हमारा जोर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि आज मैं इस मंच से COP33 को 2028 में भारत में होस्ट करने के लिए प्रस्ताव रखता हूँ। दुबई में COP28 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था के बीच बेहतरीन संतुलन बनाकर दुनिया के सामने विकास का एक मॉडल पेश किया है। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं जलवायु जस्टिस, जलवायु फाइनेंस और ग्रीन क्रेडिट जैसे मुद्दों पर आपके निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को लेकर सभी की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज भारत ने दुनिया के सामने इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन का एक शानदार उदाहरण पेश किया है। भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है, इसके बावजूद वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में इसका योगदान 4% से कम। भारत दुनिया की उन कुछ अर्थव्यवस्था में से एक है जो NDC टारगेट्स का पूरा करने की राह पर है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कमी लाना है। हमने नॉन फाइनेंशियल फ्यूल की हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाने का फैसला किया। हम 2070 तक नेट जीरो करने के अपने लक्ष्य की और भी आगे बढ़ते रहेंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमें संकल्प लेना होगा कि एनर्जी ट्रांजेक्शन हो, नेगेटिव होना होगा। हमें यह भी संकल्प लेना होगा कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लगातार विकास करे, अपने हितों से ऊपर उठकर दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। इससे प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार 30 नवंबर को रात संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे, जहां भारतीय प्रवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मोदी और अब की बार 400 के पार मोदी, इसके साथ लोगों ने मोदी और अब की बार मोदी सरकार के नारे भी लगाए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मोटा अनाज के बालकों के विकास पर सराहा गया भारत का प्रस्ताव, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का रास्ता खुला। जी हाँ दोस्तों, सेहत और पर्यावरण के लिए 100% खड़े मोटा अनाज के वैश्विक बालकों के विकास के भारत के प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का रास्ता खुल गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के बनाए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निकाय के सदस्यों ने इसे सराहा है। मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कॉडेक्स एलिमेंट्स कमीशन इटली के रोम में 46वें सत्र के दौरान मोटा अनाज यानी मिलेट के भारत के लिए मानकों की प्रशंसा की है। भारत ने 15 आकार के मोटे अनाज के लिए गुणवत्ता के 8 नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के गठित CAC और 188 सदस्य देशों वाले संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने भारत के बताए ज्वार और बाजरा का अनुमोदन किया है। भारत ने अपने प्रस्ताव में विश्व भर में मोटा अनाज उगाने के लिए खासकर रागी, सावा, कोदो, चीनी बजारा इनकी दालों के विकल्प के रूप में प्रयोग करने की सलाह दी गई है। FSSAI के CEO जी कमला वर्धन राव के नेतृत्व में राव
स्थित FOA मुख्यालय में हुए सम्मेलन में शामिल हुए भारतीय प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी। इस सम्मेलन में यूरोपीय संघ समेत 161 सदस्य देश शामिल हुए थे। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। देर रात दुबई से भारत लौटे पीएम मोदी UAE में जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री ने रखे पॉजिटिव पॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई की ऐतिहासिक यात्रा के बाद शुक्रवार देर रात दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे, जहां उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 यानी COP28 में भाग लिया। COP28 के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पीएम मोदी ने शुक्रवार शाम को संयुक्त अरब अमीरात की अपनी 1 दिवसीय यात्रा समाप्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा को वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक बातचीत और वैश्विक जलवायु कार्रवाई में तेजी डालने के लिए परिभाषित किया गया था। UAE यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का ग्लोबल साउथ के देशों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि भारत सहित वैश्विक दक्षिण के देशों की जलवायु परिवर्तन में छोटी भूमिका है, लेकिन उन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत अधिक है। क्लाइमेट फाइनेंस पर COP28 प्रेसिडेंसी के सत्र में कहा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सहित वैश्विक दक्षिण के देशों की जलवायु परिवर्तन में कम भूमिका नहीं है, लेकिन उन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत अधिक है। संसाधनों की कमी के बावजूद ये देश जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी आवश्यक है। COP28 का आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई में संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में किया जा रहा है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मीटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाए 3.7 करोड़ से अधिक खराब कंटेंट, भारत सरकार ने जारी किए नए नियम। जी हाँ दोस्तों, मेटा ने कहा कि उसने अक्टूबर में भारत में फेसबुक की 13 नीतियों से 3.36 करोड़ से अधिक सामग्री और इंस्टाग्राम की 12 नीतियों से 34 लाख से अधिक कंटेंट हटा दिया है। इस साल अक्टूबर में फेसबुक के लिए भारत से 12,960 शिकायतें प्राप्त हुई थी। उसने बताया कि 5,201 मामलों में यूजरों को उनके मुद्दों को हल करने के लिए टूल्स प्रदान किए गए। मेटा ने अपने मासिक रिपोर्ट में कहा है कि इनमें विशिष्ट उल्लंघनों के लिए तथा कंटेंट की रिपोर्ट करने के लिए डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। खाता हैक किए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए रास्ते आदि शामिल है। मैंने कहा कि अन्य 7,759 रिपोर्ट में से जहां विशेष समीक्षा की आवश्यकता थी, हमने अपनी नीतियों के अनुसार कंटेंट की समीक्षा की और कुल 2,132 रिपोर्ट पर कार्रवाई की। शेष 5,627 रिपोर्टों की समीक्षा की गई, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। इंस्टाग्राम पर कंपनी की भारतीय शिकायत तंत्र के माध्यम से 8,252 रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले जीडीपी पकड़ेगी रफ्तार, SBI की रिपोर्ट देख खुश होगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों से केंद्र सरकार खुश है। अब ये खुशी और 2 से 4 गुना बढ़ सकती है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपनी इकोनॉमिक रिपोर्ट में मौजूदा वित्त वर्ष की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा दिया। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले भारत की जीडीपी 7% तक बढ़ सकती है। इससे पहले SBI ने इस अनुमान को 6 से 7% पर रखा था, लेकिन दूसरी तिमाही के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा बेहतर होने की वजह से SBI ने इस अनुमान को 0.3% तक बढ़ा दिया। SBI रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी तिमाही के आंकड़ों ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में शानदार कंस्ट्रक्शन, कंजप्शन और मार्केट भी आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि मौसम मिजाज में बदलाव, कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश होने की वजह से आने वाली परेशानी के बाद भी पिछले कुछ समय में चालू वित्त वर्ष के दौरान RBI के 6.5% के अनुमान से अधिक वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। अब जो फ्रेश आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, उनमें हमने अपने अनुमान में फिर से बदलाव करने की प्रेरणा दी है, जिसकी वजह से वित्त वर्ष 2024 की जीडीपी अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7% किया गया है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। फर्जी खबरें फैलाने वाले 9 यूट्यूब चैनलों का भंडाफोड़, प्रधानमंत्री और EVM के बारे में किए थे गलत दावे। हाँ दोस्तों, फर्जी खबरें फैलाने वाले 9 यूट्यूब चैनलों का भंडाफोड़ किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि पत्र सूचना यानी कि PIB का तथ्योन्वेषण इकाई यानी FCU ने भारत में फर्जी खबरें और गलत सूचना फैलाने वाले कई यूट्यूब चैनलों को पहचान की है। मंत्रालय द्वारा सूची के अनुसार इन यूट्यूब चैनलों में भारत एकता न्यूज, बजरंग एजुकेशन, विजय न्यूज, सनसनी लाइव टीवी, जी स्टडी, अब बोलेगा भारत, सरकारी योजना ऑफिशियल और आपके गुरुजी शामिल है। इन चैनलों में सब्सक्राइबर की संख्या 11,700 से
19,70,000 तक है। FCU ने इन चैनलों द्वारा फैलाई गई झूठी फर्जी खबरों को सच सामने लाने के लिए कई तथ्यों जारी किए हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन यूट्यूब चैनलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त सहित वैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए अपमानजनक बयान दिए। मंत्रालय ने कहा कि कुछ चैनल ने कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर प्रतिबंध, मंत्रियों के इस्तीफे, मृत्यु आदि का झूठा दावा किया। मंत्रालय ने कहा कि इनमें से कुछ 200 रुपए और 500 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध होने अब भारत सरकार की योजना और नीतियों से संबंधित गलत जानकारी का दावा किया था। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि PIB के तथ्य जांच इकाई द्वारा भंडाफोड़ किए गए 9 यूट्यूब चैनलों में से कुछ प्राकृतिक आपदाओं और भारतीय नागरिक की मौत, सशस्त्र बलों की तैनाती, स्कूल को बंद करने आदि से संबंधित झूठे दावे भी किए गए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत गुरुवार को 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां और फैसलों ने अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, जिसके चलते रोजगार और स्वरोजगार के लिए अपार संभावनाएं पैदा हुई हैं। युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद केंद्र और कुछ राज्यों में विभिन्न सरकारी विभागों में नव नियुक्त कर्मचारियों से बात करते हुए PM मोदी ने उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि जहां भी पदस्थ रहे, कल्याणकारी योजनाएं सबसे वंचित लोगों तक पहुंचे। मोदी जी ने कहा कि इसी के साथ 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना साकार किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नव नियुक्ति कर्मियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों का जीवन या आसान करना है। सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों का जीवन यापन आसान करना है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के सबसे लंबे समय तक देश में समानता के सिद्धांत की अनदेखी की गई। मोदी ने कहा कि साल 2014 से पहले समाज के एक बड़े कुछ सुविधाओं से वंचित रखा गया था। जब से देश की रक्षा के लिए हमें मौका मिला है तो सबसे पहले हमने वंचितों को की सरकार खुद चलकर उन लोगों तक पहुंची जिन्हें कभी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, जिन्हें दशकों तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली थी। हम उनका जीवन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सोच एवं कार्य संस्कृति बदलाव आया है और इसकी वजह से आज देश में अभूतपूर्व परिणाम। PM ने एक अध्ययन को हवाला देते हुए कहा कि वर्षों में देश के 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए और इससे पता चलता है कि सरकार की योजनाओं का गरीब पहुंचना कितना बड़ा परिवर्तन लाता है। उन्होंने कहा कि सरकार जब इतने बड़े पैमाने पर अवसंरचना विकास पर निवेश करती है तो स्वाभाविक है कि इसके कारण रोजगार के नए अवसर भी बनते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार यूपी में जातीय जनगणना कराएगी या नहीं, विधानसभा में दिया बड़ा जवाब। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के सवाल के जवाब में राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जवाब दिया। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी विधायक और नेता जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने जहां तक कहा था कि जातीय जनगणना के बगैर सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, 2024 के चुनाव में भी जातीय जनगणना मुद्दा रहेगा। जबकि यूपी सरकार ने विधानसभा में जवाब दे दिया है तो ऐसे में इस मुद्दे पर फिर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ठन सकती है। सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार से सवाल किया कि क्या वह राज्य में जातिवार जनगणना कराने पर विचार करेगी। इस पर सरकार की ओर से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जवाब दिया। शाही के जवाब में असंतुष्ट समाजवादी पार्टी विधायक सदन की कार्यवाही बीच में छोड़कर चले गए। दरअसल शाही ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के संविधान में आस्था नहीं है, जनगणना का विषय केंद्र सरकार के अधीन है। बीजेपी नेता ने कहा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सूची में जनगणना 69वें नंबर पर है। राज्य सरकार के मंत्रणा के लिए केंद्र ने सेंसेक्स एक्ट 1948 और सेंसस रूल 1990 बनाए। इसके तहत जनगणना का काम केंद्र करती है, राज्य सरकार केंद्र के अधिकार में अतिक्रमण नहीं करेगी। इसी संदर्भ में जब कार्य मंत्री और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जनगणना का काम केंद्र का है तो इस पर समाजवादी पार्टी विधायक ने हंगामा किया और कार्यवाही में छोड़कर ही चले गए। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।